नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हैं हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के हमारे इस प्यारे से और सुंदर से भूगोल में भारत, लॉग और अर्थव्यवस्था का हम अध्ययन कर रहे हैं। चैप्टर 4 हमारा चल रहा है और उसका आज लेक्चर नंबर जो है 4 हम देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम जल से संबंधित बात कर रहे थे। आप सबको पता है पिछले 3 चैप्टर में हमने जल संभर, कुएं और जल का उपयोग कैसे करना चाहिए, जल प्रदूषण क्या होता है और जल से संबंधित जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर में कुछ एक अलग ही कहानी जो हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगी। मतलब पूरा ही लेक्चर एक कहानी पर टिका हुआ है और उस कहानी में हम सारी चीज़ समझ लेंगे कि वास्तव में जल कितना महत्वपूर्ण है। और गांव में अगर कोई भी व्यक्ति या शहर में कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर जल के प्रति सजग होता है या सजगता दिखाता है तो वो गांव ऑटोमेटिक ही तरक्की कर जाता है, वो क्षेत्र ऑटोमेटिक ही तरक्की कर जाता है। तो देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज। हम देखने वाले हैं रालेगन, जिसे रोलेगन भी कहा जाता है, सीधी अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तु स्थिति अध्ययन देखने वाले हैं। क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। रोलेगन एक गांव है, सही नाम क्या है इसका? रोलेगन। ठीक है, रोलेगन सीधी एक गांव है। ये गांव जो है अहमदनगर के पास पड़ता है। किसके नगर के पास पड़ता है? अहमदनगर के पास। यानी कि रोलेगन जो अहमदनगर के पास है और अहमदनगर महाराष्ट्र में है। कहाँ है? तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं वो महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड आर्मी के जवान की, एक सोल्जर की पढ़ने वाले हैं। तो बड़े ही जोश और जुनून के साथ इस कहानी को समझना है कि वो जवान कितना चमत्कार कर देता है गाँव के अंदर। क्या चमत्कार करेगा ऐसा? वो गाँव के युवाओं को जगह देता है। गांव के युवाओं को जल से संबंधित समस्या का निराकरण हम कर सकते हैं, ये उनके दिमाग में, जहन में ये दिमाग बैठा देता है। ये बात उनके दिमाग में वो डाल देता है। गांव वाले पहले उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबको लगता है यार ये ठीक ही तो कर रहा है, इसकी बात हम क्यों नहीं मान रहे। और इसकी बात पर लोग विचार करते हैं, विमर्श करते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि जो फौजी साहब कहते हैं वही गांव में होता है। तो उस फौजी ने या फिर उस आर्मी के सोल्जर ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि जो गांव पानी के लिए, पेयजल पानी के लिए तरस रहा था, वो गांव सारे आसपास के लगभग 500 गांवों में आज नंबर 1 पे माना जाता है। तो आज उसी रोलेगन सीधी जो गांव है, छोटा सा रोलेगन सीधी क्या है? एक गांव है जो अहमदनगर महाराष्ट्र में है, उसकी बात हम करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रोलेगन सीधी एक छोटा सा गांव है, एक प्यारा सा गांव है। अब प्यारा हुआ है, पहले नहीं था। पहले उस गांव में कुछ भी नहीं था, ना लोगों के पास पीने का पानी, ना खाने का अनाज, ना रहने के लिए घर, ना पढ़ने के लिए विद्यालय, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई खेल का ग्राउंड। ये तो उस फौजी साहब का ही चमत्कार है, उस आर्मी के जवान का ही चमत्कार है कि उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, समझाया। पढ़ते हैं एक एक चीज को और समझते हैं कि क्या करना चाह रहे हैं फौजी साहब, है ना। ये पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। यानी जल को मितव्ययता या जल का दोहन जो है उसको रोकते हुए जल का सही सदुपयोग करना, जल के विकास की बात करना जल संभर का एक पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी जो जल आपके पास पड़ा है नदियों के कारण से या कुओं के अंदर, उसका आप किस प्रकार उपयोग करते हैं, उस जल का आप किस प्रकार से मितव्ययता कम करते हुए, कम दोहन करते हुए, कम खपत करते हुए उसका सही ढंग से कैसे उपयोग करते हैं, ये जल संभर का एक पार्ट माना जाता है। और आर्मी का वो सोल्जर यही बात गांव वालों को सिखाएगा और इसलिए सारे युवाओं को जगाकर वो एक तरुण मंडल बनाएगा। क्या बनाएगा? तरुण मंडल बनाएगा। गांव से जो लोग बाहर रहते हैं उनसे भी एक नियमित राशि लेगा कि अपने गांव के सहयोग में कुछ पैसा लगाइए। गांव के सहयोग में वो लोग भी पैसा लगाएंगे
और जब गांव के सहयोग में वो पैसा लगेगा तो ऐसे करते करते 22 लाख रुपए लगा के उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतों वाली स्कूलें बना दी, अच्छी फैकल्टी लगा दी। वो सरकार पर निर्भर रहे ही नहीं। तो एक सैल्यूट बनता है कि नहीं बनता है फौजी साहब के लिए? कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए कि इस फौजी के चमत्कार को देखकर आपके रोंगटे जो है वो खड़े होने वाले हैं। आप में भी एक जोश और जुनून आने वाला है। हम बात कर रहे हैं रोलेगन, कहाँ की बात कर रहे हैं? रोलेगन, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है और एक छोटा सा गांव है। इस गांव में क्या है, जल से संबंधित सजगता लाई गई है। क्या लाई गई है? इस गांव को हम क्यों याद कर रहे हैं? इस गांव को हम इसीलिए याद कर रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत समझदार हो गए। कहते हैं ना, परिस्थितियां जो है वो बहुत सी चीजों को जन्म दे देती है। इसीलिए किसी ने ठीक ही कहा है कि आवश्यकता जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है। यानी कि जैसे ही किसी चीज की आवश्यकता हुई वैसे ही उसका आविष्कार हो जाएगा। क्या कोविड की टेबलेट पहले बनी हुई थी? क्या कोविड का टीका पहले बना हुआ था? जैसे ही कोविड आया हमें आवश्यकता हुई और हमने कोविड का टीका बनाया। तो आवश्यकता आविष्कार की जननी यानी माँ है। बिना आवश्यकता के आविष्कार नहीं हो सकता। तो वैसे ही फौजी साहब का आना और जल संभर की समस्या का गांव में होना धीरे धीरे डेवलप होने लगा। 1975 में ये गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। अब शाम होते ही भाई साहब टल्ली हो जाते हैं, तो इसका मतलब गरीबी तो आनी है, वो तो साथ आती है। शराब के साथ गरीबी प्लस होकर आया करती है, कहीं भी देख लो आप। अब आप सोचेंगे साहब हमारे तो एक जना गांव में ड्रिंक व्रिंक करता है, नशा वशा करता है और उसके पास तो फॉर्च्यूनर है सर, उसके पास तो स्कॉर्पियो मेंटेन करता है, उसके पास तो फरारी है, थार है। तो वो कुछ समय के लिए आप देखेंगे, कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, है ना। ऊंट गाड़ी की यात्रा उसको निकालनी पड़ेगी, है ना। तो शराब जहाँ आती है वहाँ गरीबी ऑटोमेटिक आ जाती है। आधे बच्चे इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि 1975 में रोलेगन जो गांव था, आज जिस गांव को हम मॉडल मान रहे हैं, आज जिस गांव को हम आदर्श मान रहे हैं, आज जिस गांव में जल को सही तरीके से उपयोग करने का आदर्श मॉडल पुरस्कार दिया जा रहा है, उस गांव की हालत नशेड़ियों वाली थी। कब? 1975 में, 1975 में यहाँ नशेड़ी घुमा करते थे। एक शराब का ये गैर कानूनी व्यापार यहाँ चलता था और गांव पूरी तरह से गरीब था। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो गैर कानूनी काम करते हैं वो हमेशा अमीर होते हैं, तो फिर ये गांव गरीब क्यों था? देखो, गरीब था और शराब का गैर कानूनी मतलब जो लीगल नहीं होता है, जो कानून की नज़र में गलत होता है, ऐसे ये लोग व्यापार करते थे। जाल में जकड़ा हुआ था, यानी पूरी तरह से अंधेरे में था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का, आहा क्या बात है, जब सोल्जर की बात चले तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए आपके। ऐसे उदास होके मत पड़ा करो यार। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब एक सेना का सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास कार्य प्रारंभ कर दिया। वो सामने आते ही कहा, क्या है, क्या तुम ये जो है पानी की जो मटकी लेके इधर से उधर कहां घूम रहे हो? फौजी की आदत होती है टोका टोकी करने की, है ना। फौजी और जोश भी होता है। फौजी को जवान ही कहा जाता है। आर्मी सोल्जर को हमेशा सोल्जर मतलब जवान ही कहा जाता है, कभी बुढ़ा नहीं माना जाता उसका, है ना। तो आते उसने कहा, यार तुम रो रहे हो, धो रहे हो, ये क्या लफड़ा चल रहा है? धीरे से उसने एक शुरुआत करने का प्रयास किया। उसने उस गाँव की पूरी स्थिति को समझा, एक एक चीज को समझा और अब फौज साहब लाएंगे बदलाव। क्या लाएंगे? लाएंगे बदलाव। क्या बदलाव ला रहे हैं? ठीक है, देखिएगा। गांव वालों को परिवार नियोजन, सबसे पहले तो कहा यार भाई साहब जनसंख्या कंट्रोल कर लो। क्या कर लो? पूरा देश इससे जूझ रहा है। अगर आपके पास खाने पीने के संसाधन गांव के अंदर मान लो 500 लोगों के ही है, तो आप क्यों 5000 लोग करने में लगे हुए? क्यों यहाँ पे 5500 लोग बढ़ा रहे हो? क्यों यहाँ 4500 लोग बढ़ा रहे हो? आप कितने लोग बढ़ा रहे हो? जब 5000 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 5000, ठीक है। तो तुम यहाँ क्यों बढ़ा रहे हो इतने लोगों को? जब आपके गांव की क्षमता 500 लोगों की है, तो सबसे पहले तो परिवार नियोजन करो। इसका मतलब क्या होता है परिवार नियोजन का? यानी परिवार नियोजन का मतलब होता है छोटा परिवार। परिवार नियोजन का मतलब क्या है? जो परिवार है उसमें संतुष्ट रहिए, आगे परिवार को ज्यादा मत बढ़ाइए। यानी भारत की पॉलिसी हम दो हमारे दो, तो तीसरा मत आने दो। आया सावन और पूजा नावण, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे चाइना की पॉलिसी है ना, 1 चाइल्ड, बस एक बच्चा हो गया, दूसरा नहीं, नहीं तो नहीं। वो वहाँ का परिवार नियोजन है। हमारे हम दो हमारे दो,
तो ये कहाँ का है, यहाँ का। जैसे आयरलैंड जैसा देश है, वहाँ की पॉलिसी है हम दो, हमारे जितने हो सके उतने, है ना। तो वहाँ तो कहते हैं गवर्नमेंट 70 लाख रुपए अभी सब्सिडी दे रही है, जो वहाँ जाके कुंवारा कोई शादी करना चाहता है उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन शर्त यह है कि उसको उन 70 लाख रुपए का वहाँ कुछ परचेज करना पड़ता है, प्रॉपर्टी होगी, मकान होगी, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि वो वहाँ की जनसंख्या को बढ़ाना चाहते हैं। काफ़ी कुंवारे जो लोग हैं उनको ये क्लिप भेज देना आप, उनको खुशी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खुशी। तो परिवार नियोजन का मतलब क्या है? परिवार नियोजन का मतलब है कि छोटा परिवार होना चाहिए। छोटा कितना? जो हमारे देश की पॉलिसी है, चाइल्ड पॉलिसी, जैसे चाइना 1 चाइल्ड पॉलिसी, भारत 2 चाइल्ड पॉलिसी, ऐसे ही प्रत्येक देश की चाइल्ड पॉलिसी होती है। तो फौजी साहब ने, आर्मी के उन जवान ने सबसे पहले कहा कि परिवार नियोजन करो, जनसंख्या को कंट्रोल करो, ऑटोमेटिक ही समस्याओं से निजात मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? निजात। और क्या कहा? और उन्होंने कहा कि सरकार पे निर्भर क्यों रहते हो आप लोग, आप खुली मजदूरी, खुद अपनी इच्छा से मजदूरी करो। क्या करो? ऐच्छिक श्रम करो, अपनी इच्छा से। जैसे आपने ऐच्छिक विषय ज्योग्राफी लिया ना, अपनी इच्छा से लिया, या किसी ने थोप दिया तेरे को ज्योग्राफी लेनी ही पड़ेगी, और चाहे समझ में आए या नहीं। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो फौजी साहब कह रहे हैं कि आप परिवार नियोजन करो और ऐच्छिक श्रम करो। कैसी श्रम करो? ऐच्छिक श्रम। श्रम का मतलब होता है मेहनत। वो घूंघट वाली, जेठ जी वाली श्रम नहीं है ये कैसी श्रम है? ये श्रम है मेहनत, है ना। तो ऐच्छिक श्रम करो और खुली चराई रोक दो। इससे पेड़ के ऊपर बकरियां चढ़ती है, पेड़ों को खा जाती है, इससे हमारा जो पर्यावरण है वो नहीं बच पाता है। फौजी साहब ने बदलाव की इस राह में सबसे पहले गांव के माहौल को देखा और कहा कि तुम इधर उधर भाग रहे हो, रो रहे हो, एक को खाना मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है, तो तुम जनसंख्या को कंट्रोल क्यों नहीं कर लेते? भाई देश को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने घर को तो बदल सकते हैं। तुम आपके घर से, आप अपने घर से शुरुआत करो। ये आर्मी का वो सोल्जर कह रहा है गाँव के प्रत्येक नागरिक को परिवार नियोजन करो। बाहर जो पशु चरने जाते हैं उनको बाहर मत चलाओ, उनको घर में ही चारा ला के खिलाओ ताकि पर्यावरण बच पाए। और वो कहते हैं कि सरकार की योजनाओं पर क्यों निर्भर रहते हो, खुद मेहनत करो। खुद क्या करो? मेहनत करो, यानी श्रम करो। वर्षों की कटाई रोक दो, जो पेड़ पौधे तुम काट रहे हो उन्हें रोक दो, और जो पेड़ पौधे बकरियां वकरियां खा जाती है उन्हें घर में ही रखो और वहीं चारा डालो। कितनी अच्छी बातें कह रहे। मद्य निषेध के लिए तैयार किया। पहले जाके बोला कल से आप ड्रिंक नहीं करोगे, उसने कहा क्यों नहीं करेंगे भाई साहब, हमारे पैसे हम पीने वाले, आप कौन होते हो? होते कि नहीं होते? तो लोग माने। एकदम से सिंपल नहीं था इतना बदलाव लाना, अभी तो इन्होंने शुरुआत की है, काफी दिक्कतों का सामना आएगा, ठीक है ना। तो मद्य निषेध यानी शराब आदि का बंद करने का उन्होंने प्रयास किया। 5 चीजों पर काम शुरू किया है। कितनी चीजों पर काम शुरू किया है? 5 चीजों पर काम किया है। परिवार को कम कर दो, वृक्ष जो है उनको काटना बंद कर दो, खुद की इच्छा से मेहनत करना शुरू कर दो, और जो बाहर पशु चरने जाते हैं उनको रोक दो, घर में उनको चारा खिलाओ। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि वास्तव में जो शराब है ये नाश कर देती है सबका, इसलिए शराब या मद्य निषेध, कोई भी नशा आप करते हो उसको बंद कर दो। अब आगे क्या कह रहे हैं? ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यकता। मैंने आपको बताया ऐच्छिक श्रम का मतलब सरकार पर निर्भर ना रहिए, खुद मेहनत करिए, कम से कम सरकार पर निर्भर हमें रहना है। इसने परियोजनाओं की लागत का सामाजिकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्होंने प्रतिवर्ष पैसे भेजने थे, प्रतिवर्ष महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग करना था। इनकी परियोजना क्या है? गांव में पौधे लगाना, परिवार नियोजन कराना, सबको समझाना, स्कूल बनवाने, हॉस्पिटल बनवाने, आदि चीज़ों को डेवलप करने, बच्चों के मनोरंजन के साधन डेवलप करने, शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ और मजबूत करने। क्या इन आर्मी के इस जवान के ऊपर क्या पूरे देश की जिम्मेदारी है? कतई ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रोलेगन गांव जो अहमदनगर महाराष्ट्र का है, उस गांव का विकास करना चाहता है ये सोल्जर, और वो इस प्रकार से विकास करना चाहता है कि गांव के लोगों का एक तरुण मंडल बनाया। क्या बनाया? गांव के लोगों की एक टीम बनाई, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं वैसे एक तरुण मंडल बनाया, और उस तरुण मंडल में ऐसे लोगों को जोड़ा जो काम करना चाहते हैं, गांव में बदलाव लाना चाहते हैं, और जो गांव से बाहर रहते थे, एनआरआई जिसे आप कह सकते हैं, गांव से बाहर विदेशों में या किसी और शहर में, जैसे कोई महाराष्ट्र के रोलेगन गांव का आके राजस्थान में रह रहा है, या यूपी कानपुर या पटना बिहार आदि जगह रह रहा है, तो वहां पे जो है
वहां से वो कुछ पैसा भेजेगा। उसकी 20,000 सैलरी है, सब गांव वालों को पता होता है इसकी 20,000 सैलरी है। 20,000 में से वो 1,000 रुपये पर मंथ अपने गांव के विकास के लिए भेजेगा फौजी साहब के अकाउंट में। फौजी साहब खुद उस पैसे को खर्च नहीं करेंगे, उसका पूरा ब्यौरा देंगे कि इस पैसे को हम यहाँ लगा रहे हैं। किसको बताएंगे? जो तरुण मंडल, युवाओं का एक मंडल बना हुआ है, युवा मंडल या तरुण यानी जोश, तरुण यानी जोश, लोगों का एक जोश या तरुण मंडल के नाम से इनका एक ग्रुप क्रिएट हो रखा है, एक संगठन बन रखा है जो क्या करता है, ये करता है कि इसने परियोजनाओं की लागत का सामाजिकरण कर दिया। जितनी भी परियोजनाएं होती है, जितने भी नियम होते हैं, उनका सामाजिकरण कर दिया कि इसमें जो भी पैसा लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि यार हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर से एक नदी जा रही है, वहां बांध बनाना है, तो एक तो उपाय ये है कि हम सरकार के पास जाए और एप्लीकेशन दे, धरना करें और 5-7 साल में बांध बन जाएगा, इसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। एक या हम ये करें कि प्रत्येक घर से 500 रुपये इकट्ठे करें, इतने पैसे हमारे पास हो जाते हैं तो हम बांध बना देते हैं और वहां से एक पाइपलाइन बिछा के हमारे गाँव में पानी ले आते हैं। तो ये जो परियोजना है ये किसकी है? उन सोल्जर की। सामाजिकरण का मतलब सरकार नहीं कर रही है, समाज मिलके कर रहा है, परिवार मिलके कर रहा है, देश का एक छोटा सा गांव कर रहा है, तो सामाजिकरण का नाम आया। जो व्यक्ति गांव के बाहर रहता है उसको भी पैसे देना है और हर महीने उसको भेजना है। ये कौन कह रहे हैं? वो सोल्जर कह रहे हैं। ठीक है। गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। क्या बात है, फौज साहब ने तो फित्ता काट दिया, रिबन काट चुके हैं फौज साहब। सबसे पहले इन्होंने गांव में जो एक ऐसा तालाब जिसमें पानी रुकता ही नहीं है, उसके चारों तरफ दीवार कराने का कार्य शुरू कर दिया। ये देखिए, ये वही तालाब है। अब इस इतने से तालाब को ठीक करने में काफी खर्च हुआ उनका। रोलेगन सीधी पहली बार में तो पानी रिस गया, इसमें कारगर साबित नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति पे क्या बीती होगी। जैसे मैं कोई जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हें मंजिल तक ले जाने की मेरी जिम्मेदारी है और तुम ईमानदारी से काम करते हो और मैं नहीं करता हूँ, तो फिर क्या गुजरती होगी आप पे और क्या गुजरती है जब रिजल्ट आता है मुझ पे। वैसे ही जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली थी वो इस कार्य में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका पानी रिसने लग गया। फिर भी गांव वालों ने इनका दोबारा साथ दिया, मतलब विश्वास जीतने लग गए। जो व्यक्ति शराब को बंद करना चाहता है, परिवार को कम करना चाहता है, खुद अपने आप सब मजदूरी करो ये सिखाना चाहता है, जो लोग वनों के बारे में बात करता है, पशु को घर में चराने की बात करता है, बच्चों को पढ़ाने की बात करता है, वृद्ध और बुजुर्गों को दवाई दिलाने की बात करता है, युवाओं को आगे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात करता है, उससे एक चूक हो सकती है कि नहीं हो सकती है। लेकिन अभी तो इन्होंने 4 दीवारी करवाई है इसके, और इसके पानी को रोकने का प्रयास किया है एक तालाब से। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका, तटबंध की दीवारें जो है, ये जो दीवारें हैं ये रिस गई, पूरा पानी इसमें से रिस गया, यानी सोख लिया जमीन ने। फिर क्या गुजरी होगी फौजी साहब पे, आप खुद ही सोचिए, है ना। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्रित किया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। आहा, क्या बात है। मतलब गांव के लोगों को बुलाया कि कल सुबह आना है आपको, है ना, खाना खाना है यहाँ के ना। सब लोग आए सुबह सुबह, सब लोगों के सामने फौजी साहब बड़े ही रोंदे गले से बोले, मैंने सतत प्रयास किया, पहले आपके लिए मैं बॉर्डर पे लड़ा, आपके लिए मैं जिदो जान से लड़ा, लेकिन आज मैं गांव में आपकी बेरोजगारी और भूखमरी से जब लड़ने को तैयार हुआ हूं, तो कहीं ना कहीं कुछ पैसे की कमी थी, कहीं ना कहीं कुछ मेहनत की कमी थी, इसलिए इस तालाब को हम वो रूप नहीं दे पाए जो हमें देना था। बड़े ही दुखी रूप में उन्होंने अपनी बात को रखा। आधे लोगों को सीधे दिल पे लग गई, भारत में दिल में ज़्यादा ही लगती है लोगों को। बोले करना क्या, अब तो ये बताओ, हम कुलाड़ी पहाड़े सब लेकर आए। बोले इसकी मरम्मत दोबारा कर दो। सारे गांव के लोग लग लिए और मरम्मत हो गई दोबारा। और अगले ही बारिश में देखते हैं कि आसपास में जो 7 कुएं हैं उनमें पानी बहुत अच्छा हो गया। कुएं में पानी कब होता है? जब आसपास में पानी का कोई बड़ा स्रोत हो। जहां झीलें हुआ करती है वहां आसपास में 2-3 किलोमीटर के कुएं में पानी डेफिनेटली हुआ करता है। आगे बात समझ में? तो सारे 7 कुएं जो थे वो भर गए। और ये जब बनाया गया था पहली बार, तो कई लोग मेहनत कर रहे थे बारिश के अंदर, तो उनमें से 1-2 लोगों की जान भी चली गई। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि उन लोगों की याद में लोगों ने उस सहानुभूति में, उस स्मृति में
उनकी याद में लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की और गर्मी के इस नीचे 7 कुओं में जल भर गया था। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। लोगों ने समझ लिया कि फौजी जो कह रहा है वो सच कह रहा है और फौजी साहब जो कह दे वो लोहे की लकीर है, इसको बदला नहीं जा सकता। फौजी साहब के एक कमांड पे वो जैसे ही कहते कि परेड रेडी, सारे लोग रेडी, वो जैसे ही कहते हैं मूव, सब लोग काम पे लग जाते। इतना फौजी का रुतबा हो चुका था। ऐसे होते हैं सोल्जर। नौजवानों का एक समूह बनाया गया जिसे तरुण मंडल कहा गया। यानी इन्होंने नौजवानों का, मैंने आपको बता ही दिया पहले, नौजवान जो युवा थे उनको एकत्रित किया और एक तरुण मंडल बनाया। तरुण मंडल बना के फौज साहब ने कहा कि तुम काम करो भाई। क्या करो? काम। तो फौजी होता है। आपके परिवार में कोई फौजी है क्या? पक्का होगा, डेफिनेटली होगा ना। किसी के पिताजी, किसी के चाचा, किसी के दादा, पक्का बताइए मुझे, है ना। बहुत अच्छा लगता है फौजियों के बारे में सुनना। आगे देखिएगा समूह में और देखो फौज साहब चेंज ला रहे। अरे परिवार नियोजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पशु पेड़ जो है और ज्यादा लगा रहे हैं और जो पेड़ लगे हुए हैं उनको पशु खाए नहीं, इसलिए पशु को घर पे चराया जा रहा है। ठीक है, शराब को बंद किए जा रहे हैं। फिर फौज साहब देख रहे हैं कि समाज में और भी कई समस्याएं हैं। महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, वो है दहेज। क्या है? दहेज। भारतीय समाज की एक दीमक है दहेज। मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय समाज में अगर कोई दीमक है ना तो वो दहेज है, और दहेज के जिम्मेदार हम खुद हैं। अपने बच्चों को इतना काबिल बनाओ कि दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। विशेषकर जो लड़कियां पढ़ रही है उनसे मेरा लाडलियों से ये कहना है, इतना मजबूत बनो कि दहेज देने की जरूरत ही ना पड़े। कहाँ दहेज की जरूरत पड़ती है आपको? इतना सक्षम बन जाओ, अपने माता पिता का नाम रोशन कर दो। ऐसे ही दहेज उस समय बहुत ज्यादा चला करता था उस रालेगन गांव में। दूसरा, जातिवाद। तू इस धर्म का, मैं इस धर्म का, तू इस जाति का, मैं इस जाति का। भारतीय संविधान ने बहुत पहले लिख दिया, लगभग 60-70 साल पहले संविधान जब बना तब साफ साफ शब्दों में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 17 में लिखा गया कि अस्पृश्यता का अंत। क्या लिखा हुआ है? 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कोई भी छुआछूत नहीं करेगा। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, कानून के लिए सब समान है। कानून के लिए सब क्या है? बराबर। विधि यानी कानून। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति यानी किसी का कोई भी धर्म हो, किसी की कोई भी जाति हो, लिंग महिला हो या पुरुष, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में समान अवसर, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का। और अनुच्छेद 18 कहता है किसी के पास कोई उपाधि नहीं होगी सिवाय शिक्षा और सेना के। तो ये जो संविधान में लिखा गया है कि जातिवाद नहीं होगा, दहेज नहीं लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है, जातिवाद नहीं होगा ये लिखा है। तो ये चीजें अगर लिखी हुई है तो फिर ये आज भी बदलाव नहीं है। और छुआछूत, ये अस्पृश्यता है, जातिवाद से ही निकल कर आती है छुआछूत। इन पर फौज साहब ने बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी गांव में जातिवाद करता पाया गया तो मैं जब रिटायर्ड हुआ ना तो मुझे LMG लाइट मशीन गन, LMG क्या होती है? लाइट मशीन गन, और एक और राइफल है मेरे पास, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल। 2 मेरे पास गन, बुलेट प्रूफ गन है, और मैं सबका निचोड़ निकाल दूंगा अगर ये कोई करता हुआ पाया गया तो। फौजी साहब का दबदबा चल रहा है भाई साहब। पहले बॉर्डर पे पाकिस्तानी डरते थे, अब रालेगन गांव वाले सीधी जो अहमदनगर महाराष्ट्र के बच्चे हैं वो डर रहे हैं फौजी साहब से। ऐसी हालत बना रखी है फौजी साहब से, लेकिन कर क्या रहे हैं? विकास कर रहे हैं। मैं आपको 7 चीजें बता चुका हूं जो फौजी साहब, 8 चीजें, 8 बदलाव फौजी साहब ला रहे हैं। 9वां तालाब था। 9वां क्या था? तालाब बनवाने का काम फौजी साहब कर रहे हैं। तरुण मंडल फौजी साहब बना रहे हैं। जनसंख्या को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं, वनों को और ज्यादा बढ़ाने में लगे हुए हैं, शराब को रोकने में लगे हुए हैं, पशुओं को बाहर चराने से रोकने में लगे हुए हैं। इसके अलावा जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, छुआछूत को खत्म करना चाहते हैं, दहेज प्रताड़ना जो चल रही है समाज में उस दहेज प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। बताओ हर गांव में एक ऐसा फौजी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। शराब आसवन इकाई, छुआछूत पर प्रतिबंध लगा दिया। शराब आसवन इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया। अब गांव में कोई भी ड्रिंक करता है, दे धमाधम उसके कान पे या फिर उसका चालान बना दो। क्या बना दो? चालान बना दो। सामने बदलाव को इतना फास्ट लगाया और इनका सपोर्ट जो कर रहा है उसका पक्का याद रखना।
तरुण मंडल। ये कौन है? ये उसी गांव के जो युवक है जो आपकी तरह बदलाव चाहते हैं। आपकी तरह क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि मैं कुछ बदलाव लाना चाहता हूं पूरे देश में, क्या आप लोग साथ है? आप में से एक दो जने का ही आएगा कमेंट, सर हम आपके साथ हैं, ठीक है ना। शराब आश्वासन इकाई खत्म कर दी गई, मद्य निषेध लागू कर दिया गया, थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। थान का मतलब है, ये थान होता है, थान का मतलब जहां बैठे हैं पशु वहीं उनको चारा खिला दो, थान हो गया, ठीक है। और बाहर खुले में नहीं चराना, इसलिए ये बच्ची यहीं चारा डाल रही है ना। ये बच्ची तो खेल रही है इससे, मुझे नहीं लगता ये चारा डाल रही। अगर ये तार बीच में नहीं होते तो ये पक्का मार देती इसको, है ना, इसलिए ये तार लगाए गए, है ना। तो अच्छा है, पशु और जो पक्षी होते हैं उनको बच्चों से विशेष लगाव होता है। देखिए आप कितनी मस्ती के साथ खेल रही है। थान पर चारा देने पर जोर देकर जो है बाहर जो खुले में चराई होती है उस पर क्या लगा दी इन्होंने? रोक लगा दी। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। अब आपको पता गन्ना हमने पढ़ा है ना पूरी तरह से, गन्ने में 100 सेंटीमीटर वर्षा, 120 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए होती है गन्ने की खेती में। कितनी चाहिए? 120 सेंटीमीटर। अब इतना पानी तो है ही नहीं इसके पास, इसलिए इन्होंने इस पे लगा दी रोक। और ये करेंगे मूंग आदि की दालें की जो फसलें होती है वो 50, 30, 40, 60 सेंटीमीटर में वर्षा में हो जाती है। दालें यानी दलहन की फसलें, दालें यानी दलहन, सारी दालों को क्या कहेंगे हम? दलहन कहेंगे। भारत में सर्वाधिक कौन सी दाल? चन्ना। उसके बाद अरहर, जिसे हम तुअर कहते हैं, जिसे हम पिजन पी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लाल चना भी कहते हैं। तिलहन यानी तिल के सारे, तिल के नहीं, तिलहन का मतलब जिन सबसे तेल निकलता है वो तिलहन। अब मैं क्या ही बताऊं, ये तो टॉपिक पढ़ के आए हैं ना हम, है ना। इतना शौक ठोके क्या देख रहे हो, बिल्कुल शौक हो गया आधे लोग तो, यार ये क्या बता रहे हैं, ये तो पढ़ के आए हैं ना हम पूरा चैप्टर, ठीक है ना। नकदी फसल का मतलब क्या होता है? तो फिर बताओ। नकदी फसल का मतलब जो फसल कैश देती है, पैसा देती है, कैश देने का कार्य करती है। तो गन्ने की खेती जिसमें ज्यादा पानी चाहिए उसको तो कर दिया बंद। अब दालें और तिल और जिन ऐसी फसलें जिनसे आय अच्छी हो जाए और पानी भी कम लगे, ऐसी फसलें बोने का कार्य किया है फौजी साहब ने। यानी लगभग 10 कार्य ऐसे कर दिए फौजी साहब ने जो सब के सब अपने आप में चमत्कार है, और चमत्कार को ही नमस्कार है, चमत्कार को ही नमस्कार है। आगे देखिए, स्थानिक संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसहमति से के आधार पर शुरू किए गए। सर्वसहमति, सर्वसहमति, एक तो यह चीज होती है और एक होती है सर्वसम्मति, दोनों अलग अलग है और दोनों काम किए। सर्वसहमति का मतलब होता है सबकी हां, सबकी हां। ये तो पहले वाले का जो मैंने लिखा है सर्वसहमति, सहमति मतलब हाँ, सर्व यानी सबकी। और इस सर्वसम्मति का मतलब होता है जो कमेटी बनी हुई है, जो कमेटी या जो लोगों का ग्रुप बना हुआ है वो हाँ कह देता है, ठीक है ना। तो इसमें फौजी साहब ने कमेटी जो बनाई थी वो जैसे कहती थी वैसे ही होता। कोई भी नेता गांव के अंदर आता, उसको आते कहते बैठिए साहब आपका स्वागत है, वो कहता वोट दे दीजिए साहब, चुनाव आ रखे, ठीक है साहब पहले 10 लाख रुपए पेटी में डाल दीजिए। बोले इससे क्या करेंगे आप? हम कुछ नहीं करेंगे, हमारे गांव के चारों तरफ जो बाउंड्री है उसको हम इस प्रकार से डेवलप करना चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो। हम तालाब के बाउंड्री कराना चाहते हैं, तालाब की जो तलछट है उसको और तिरछा करना चाहते हैं कि और ज़्यादा उसमें पानी आए। गांव के बच्चों के रोजगार के लिए कुछ औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करना चाहते हैं, या हम शिक्षा का मंदिर विद्यालय बनाना चाहते हैं, या हम बुजुर्गों के लिए हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो सर्वसम्मति और सर्व सहमति से यहाँ चुनाव होने लगे। ये फौजी साहब का बदलाव नंबर 11 और 12 है। यानी पॉइंट तो आप देख रहे हैं 18-19 चल रहा है, लेकिन फौजी साहब ने बदलाव क्या किए हैं वो आपको मुख जबानी होने चाहिए, फिर बात नहीं बैठेगी। यार मैं इतना मस्त होके इतना शानदार तरीके से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर आपको मुख जबानी नहीं हो रहा तो फिर मतलब नहीं है। आप सोचो क्या क्या कर रहे हैं फौजी साहब, दहेज को रोक रहे हैं, शराब को रोक रहे हैं, महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसको रोक रहे हैं, उसके अलावा वनों की कटाई रोक रहे हैं, तालाब का निर्माण करा रहे हैं, तरुण मंडल बना रहे हैं, ऐसे पता नहीं कितने काम। अंगुलियों पे कर लो इसको, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ठीक है। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों का पूर्ण प्रतिनिधित्व बना दिया, यानी हर संप्रदाय के एक नेता का चुनाव कर दिया।
यानी कि कोई भी संप्रदाय या ग्रुप है या जाति है उसमें से एक एक नेता बना दिया। जैसे 7 संप्रदाय या 8 संप्रदाय गांव में, तो 8 लोगों को बुलाते ही पूरा गांव एकदम कवर हो जाता था, समझ गए। और फिर जो भी विकास करना चाहते थे फौजी साहब कर देते थे। अब तो फौजी साहब नहीं रहे, लेकिन अब वहाँ के युवा बड़े एक्टिव हो गए। वो जो काम करना था फौजी साहब को वो चले गए, ठीक है ना, करके चले गए भाई, है ना। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई, तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया गया। बहुत बड़ी बात है ये। नेता अगर प्रयास करे और ढंग का नेता हो तो गांव में पुलिस मुकदमे की बात ही नहीं हो सकती। क्या गांव में पुलिस मुकदमे की बात हो सकती है? कतई ही नहीं हो सकती। गांव में पुलिस मुकदमा कब होता है? गांव में पुलिस मुकदमा जब होता है जब नेता कमजोर होता है। हमारे आसपास जहां हम रहते हैं वहां पे एक युवा सरपंच बना है हमारा साथी, और उसने उस गांव में पी गांव उसमें इतना विकास किया है कि पिछले 3 या 4 साल के अंदर वहाँ पुलिस का जो है, पुलिस का पैर ही नहीं पड़ा एक प्रकार से, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेते हैं और सही तरीके से न्याय प्रणाली को अंजाम देते हैं और एक भी मामला पुलिस का नहीं आता। ऐसा कार्य किया है अमरचंद ने। किसने किया है? तो ऐसा नेता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो ऐसा नेता हर जगह होना चाहिए। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई, तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता है। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय बनाया गया। क्या बनाया गया? 22 लाख रुपए की एक लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया, उसके लिए कोई भी दान नहीं दिया गया। यानी कि गांव जो है उसमें 22 लाख रुपए गांव के लोगों से इकट्ठे किए गए। भाई यह बहुत बड़ी बात होती है कि 22 लाख रुपए छोटे से गांव से इकट्ठे हो जाना। जो गांव गरीबी की रेखा से नीचे आया करता था, जिस गांव के अंदर गरीब लोग जिया करते थे, जिस गांव के अंदर शराब चला करती थी, जिस गांव में बात बात पर दहेज मांग लिया जाता था, जिस गांव के अंदर जो है अत्याचार और अवैध रूप से शराब तस्करी हुआ करती थी, जिस गांव में वन देखने को नहीं मिला करते थे, जिस गांव में एकमात्र तालाब वो भी ढंग से डेवलप नहीं था, उस गांव के लोग 22 लाख रुपए इकट्ठे कर रहे हैं। इसका मतलब गांव कितना डेवलप कर गए फौजी साहब, आप खुद देखिए, ठीक है ना। एक विद्यालय की इमारत का निर्माण ये लोग कर चुके हैं और इससे गांव क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। आगे देखिए, आगे अगर देखें तो आवश्यकता पड़ने पर धन कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। क्या बात है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दी फौजी साहब ने। क्या बना दी? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है सहकारी समूह। किसानों को जब आवश्यकता होती है ऋण लिया जाता है और जब उन्हें आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उस ऋण को आसान किस्तों में चुकाया जाता है। कभी कभी सरकार और आदि भामाशाहों के सहयोग से वो ऋण किसानों का माफ कर दिया जाता है, यानी कि वो चुकता मान लिया जाता है। ऐसे किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं जो होती है उनको कोऑपरेटिव या सहकारी योजनाएं कहा जाता है। तो फौजी साहब ने उसी सहकारी रूप को यहाँ जन्म दिया है और गाँव के अंदर लोगों का जो पैसा आता था, गांव का पूरा जब विकास हो चुका था, पैसे की खपत बहुत कम हो रही थी, तब एक ग्रुप जो तरुण मंडल था, तरुण मंडल जो है वो सोसाइटी के रूप में काम करने लगा और जो पैसा गांव का था, समाज का था, उस गांव के पैसे को सही रखने लगा। और किसी व्यक्ति का बहुत बुरा वक्त आ जाता या किसी को पैसे की जरूरत पड़ती, उसको पैसे देते, एक नॉर्मल इंटरेस्ट रखते 6% के आसपास। 6% इंटरेस्ट बैंक का जो होता है वो लगभग 50 पैसे होते हैं 100 रुपए पे महीने के। कितने? महीने के। तो 6% के आसपास इंटरेस्ट रखते और आसान किस्तों में वापस भुगतान ले लेते। इसमें किसान को भी फायदा, गांव वाले को भी फायदा और देने वाले को भी फायदा। तो गांव में कर्ज किसी को बाहर से नहीं लेना पड़ता था, कोई बैंक यहाँ लूट नहीं सकती थी क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ बने चुकी थी। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का। आगे देखिए, गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस होने लगा। भाई गांव वाले इतना प्राउड फील करने लगे, सुबह शाम फौजी साहब गुड मॉर्निंग, फौजी साहब गुड मॉर्निंग, शाम को गुड इवनिंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून, फौजी साहब के लिए कोई कुछ खाने को लेके आ रहा है। क्योंकि गांव अब क्या हो चुका है? अरे विकसित हो चुका है भाई। गांव क्या हो चुका है? विकसित हो चुका है। बताओ, ये पता नहीं क्यों टेंशन में बैठे हैं। इनको शायद ये खेत में रह गए, इनको पता नहीं चला गांव विकसित हो गया पीछे से, ये खेत में रह गए, इसीलिए तो ये टेंशन में बैठे, है ना। ये उस समय की तस्वीर है जब तालाब वापस रिस गया था। तो ये जो काली मिट्टी है इसको ये किसान देख रहा है, ये बोल रहा है कि फौज साहब की बात अगर मान लेते और सब लोग एक साथ आ जाते तो आज ये दरारें युक्त वाली मिट्टी मुझे देखने को नहीं मिलती, इसके जगह पानी होता। शायद मुझे ये लग रहा है, टेंशन में बैठा है ना। और इस दुख में इसने अपने बाल भी जो है मुंह मुंडवा लिए हैं, ठीक है।
गर्व की, गांव वालों को इसका आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस होने लगा। गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। फिर फौजी साहब को ज्यादा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फौजी साहब एक जनों कहते हैं यार कल ये करना है, जो तालाब है ना उसके पास में एक तालाब और बना देते हैं, तो लोग सुबह 7 बजे का फौजी साहब टाइम देते हैं तो 5 बजे आ जाते हैं। अब आप सोचो गांव कितना विकसित हो चुका है। आपको क्या लग रहा है कि आप उसी गांव में हैं? फील आना चाहिए, ऐसा एक वीडियो क्लिपिंग माइंड में भी चलनी चाहिए कि हम रालेगन गांव महाराष्ट्र, जो अहमदनगर है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक फौजी घूम रहा है, वहाँ पे कोई दहेज के लिए अपनी पत्नी को पीट रहा है, फौजी साहब उसके कान के नीचे लगा रहे हैं। कोई वन को काट रहा है, एक वीडियो क्लिप बनाओ माइंड में, एक वन को काट रहा है, कोई पेड़ को काट रहा है, फौजी साहब उसके कान पे लगा रहे हैं। कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं 4-5 बॉयज को और उनको कहते हैं अपना एक ग्रुप बनाते हैं, तरुण मंडल। क्या बनाते हैं बताओ? रालेगन सीधी का अगर सवाल आ गया बोर्ड में, फाड़ के रख दोगे ना? हाँ, बस यही करना है। लोग कृषि कार्य, ये 24 को वापस दोबारा लिख दिया तो आप इसको काट देना ना। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से यानी अपनी इच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। क्या करने लगे? गांव में इसको बोला जाता है लाश। क्या बोला जाता है? लाश। क्या होती है ये? इसका मतलब वो आदमी जो डेथ हो जाती है वो लाश नहीं है ना, ये लाश इसके ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है, ये लाश, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जैसे कि हम 5 लोग हैं, कितने लोग हैं? 5 परिवार हैं हम, ठीक है, और ये 5 परिवारों के खेत है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 5 खेत हो गए। कितने खेत हो गए? 5 खेत, ठीक है। अब इन 5 खेतों के व्यक्ति मिलके पहले दिन इसमें पूरा काम कर लेंगे। 5 खेतों के आदमी मिलके पहले दिन इसमें, दूसरे दिन इसमें काम, तीसरे दिन इसमें काम, चौथे दिन इसमें काम, 5वें दिन इसमें काम। किसी को जोर आया क्या मुझे बताओ? सारे लोग एक साथ मिलके एक जने के खेत में काम कराते हैं। दूसरे दिन जो कोई दूसरा है उसके खेत में काम करके आ जाते हैं। उस खेत का मालिक भी है, तो ये मालिक इसके काम हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि ये इसके नहीं जाएगा, इसको यहाँ भी जाना पड़ेगा, तो इसको लाश कहा जाता है। तो ऐसा कार्य लोग करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। मुझे जब मैंने इस कहानी को पढ़ा ना तो सच में बहुत प्राउड फील हुआ। किसी भी चीज़ को ऐसे मत पढ़ोगे एग्जाम में आएगी, किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। देखो कितना अच्छा प्रयास किया है। अगर आप में से एक भी युवा इस बात को समझ पाता है तो अपने गांव में नहीं अपने घर में तो विकास कर ही सकते हैं ना, है ना। तो ये तो कर ही सकते हैं आप, ये प्रयास करना है। भूमिहीन श्रमिकों को भी रोजगार मिल गया। जिन किसानों के पास भूमि नहीं थी उनको रोजगार मिल गया। कहाँ मिला बताओ? स्कूल के अंदर मिल गया, साफ सफाई का मिल गया, मिड डे मील बना तो खाने का मिल गया, तालाब की देख रेख का मिल गया। तो लोगों को रोजगार भी मिलने लग गया और गांव धीरे धीरे डेवलप हो गया। गांव में लोग कम होते हैं तो अपना विकास जल्दी कर लेते हैं, तो ऐसे गांव में विकास हो सकता है। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है गांव में। अभी वर्तमान में क्या है देखो, कितना अच्छा लगा। जब हम शुरू में पढ़े तो टेंशन हुई कि बेचारे गांव की क्या हालत है। अब देखो हरियाली दिखाई दे रही है, जल पर्याप्त है, खेती फल फूल रही है। फौजी साहब उड़ चले हैं। फौजी साहब क्या कर गए? उड़ चले। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है, ये गलत कर दिया यहाँ पे। अब जो जवान बच्चे उनको पता नहीं है, दवाइयाँ दे रहे हैं फसल को, जो गलत है, ठीक है ना। एक ही चीज गलत लगी मुझे इस पूरी कहानी में। रोलेगन के विकास की प्रक्रिया अब आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। भारत का आदर्श गांव बन के रहेगा, इतना विकास यहाँ किया जा रहा है। तरुण मंडल आज भी काम कर रहा है, 1975 से लगातार काम कर रहा है। फौजी साहब की जो चिंगारी है उसको आग पकड़ाने का जो कार्य किया है वो वहाँ के युवाओं ने और वहाँ के तरुण मंडल ने किया है। तो महाराष्ट्र के उस रोलेगन सीधी गांव से भी कोई देखता है तो हमें आपके गांव पे हमेशा प्राउड फील है। और वास्तव में आपने जो मिसाल पेश की है, ये जितने बच्चे देख रहे हैं ये सब इस चीज़ को संजो के रखेंगे, अपने गांव को और आगे ले जाओ। और जो लोग देख रहे हैं बच्चे, वो भी अपने गांव के विकास के लिए, अपने शहर के विकास के लिए, अपनी कॉलोनी के विकास के लिए या फिर अपने घर के विकास के लिए कुछ तो करो रे, ऐसे बात नहीं बैठेगी, है ना। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों की ओर अग्रसर हैं। यानी जैसे जैसे विकास हो रहा है, बदलते समय के साथ जैसे जैसे समय बदल रहा है, नई नई चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। नई नई चीज़ें, जैसे पहले क्या होता था, गांव के अंदर एक दुकान अच्छी हो जाती तो गांव का बाहर शहर जाना नहीं पड़ता था। अब गांव के अंदर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं क्योंकि समय बदल चुका है। क्या बदल चुका है? समय। भविष्य में रोलेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है।
यानी पूरे देश में अगर कोई सिखा सकता है कि गांव का विकास किया जा सकता है या किसी भी क्षेत्र का विकास मात्र एक व्यक्ति के सजग होने से हो सकता है, तो ऐसा प्रयास हर जगह होगा अगर रोलेगन वास्तव में पूरे देश का मॉडल बन जाता है। और मॉडल बन ही गया लगभग, महाराष्ट्र सरकार की नज़र नहीं गई होगी अभी, बाकी वास्तव में ये बहुत अच्छा मॉडल बन गया। एक पूरा पृष्ठ अलग ही दिया हुआ है, आप इसको देखते हैं, जब पहली बार इसको देखेंगे तो ये लगेगा ये क्या रालेगन है, समझते हैं कोई योजना है सरकार की, जबकि एक गांव और एक फौजी की कहानी है बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो ये था रोलेगन गांव अहमदनगर महाराष्ट्र का, जिसमें एक फौजी की कहानी को हमने दिलो जिलो जान से पढ़ा समझा। मिलते हैं किसी और शानदार लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय फौजी साहब के लिए।